हेलो, हेलो। राइट। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूँ आपका अपने परिवार रोजगार रंगीत पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है आपके यहाँ पर इंटरनेट का पार्ट 4, है ना, जो कि रहने वाली है आपके यहाँ पर इंटरनेट का पार्ट 4। और कई सारी जानकारी हम यहाँ पर इंटरनेट के बारे में कर चुके थे, ले चुके थे। और आज की क्लास में हम यूआरएल के आगे एक नेक्स्ट चीज जो जानने वाले हैं वो है यूआरआई के बारे में। बिल्कुल सभी दोस्त जुड़ जाएंगे। मधुर, ललिता, रामजी, सोमनाथ, प्रीति, फरहीन, निकिता, सोनम, सुंबुल, संदीप, तनु, वैष्णवी, सोनम, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। यूआरएल आप कल समझ गए थे क्या होता है। अब यूआरएल के बाद एक फुल फॉर्म आपसे अक्सर पूछी जाती है, यूआरआई। तो यूआरआई की फुल फॉर्म क्या होती है, हम कहेंगे यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर होती है। क्या होती है? यूआरआई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। तो यूआरआई एक समान प्रारूप में फाइल संसाधन के नाम और स्थान की पहचान करता है। यूआरआई क्या काम करता है? तो यूआरआई यहाँ पर नाम और स्थान की पहचान करने का काम करता है, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ठीक है, इसके बाद अगर मैं एचटीटीपी की बात करता हूँ, एचटीटीपी क्या है जी? तो इसकी फुल फॉर्म अक्सर पूछी जाती है, याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। क्या होती है? तो हम कहेंगे जो एचटीटीपी है इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका प्रयोग वेब पेज व वेब सर्वर के मध्य कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो सबसे पहले तो एचटीटीपी की फुल फॉर्म क्या होगी? हम कहेंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है, और इसका प्रयोग वेब पेज और वेब सर्वर के मध्य कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। इसके बिना उपयोगकर्ता वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकता। यानी कि किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल बहुत जरूरी है? वो हमारी एचटीटीपी प्रोटोकॉल होती है। इसके बाद एक और प्रोटोकॉल होती है जिसे हम एचटीटीपीएस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक और प्रोटोकॉल होती है जिसे हम एचटीटीपीएस कहते हैं। और एचटीटीपीएस क्या है हमारा? तो हम कहेंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होती है। क्या होगी? तो हम कहेंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये हमारी यहाँ पर किसकी फुल फॉर्म होती है? एचटीटीपीएस की फुल फॉर्म होती है। ठीक है जी, चलो इसके बाद हम देखें एचटीएमएल क्या है जी? तो एचटीएमएल की फुल फॉर्म होती है हमारी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। किसी भी वेबसाइट या वेब पेज को बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उसे डिजाइन करने के लिए हम एचटीएमएल का प्रयोग कर रहे होते हैं, है ना। इसका प्रयोग कर रहे होते हैं मेरे भाई, तो हम एचटीएमएल का यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं। बात क्लियर है क्या यहाँ तक की? बताएंगे एक बार, है ना। एक बार मुझे बताएंगे यहाँ तक कि किसी भी बात में कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल निकल सकता है भाई। जो बच्चे एक भाई पूछ रहे हैं सर हमारा यहाँ पर पहला अटेम्प्ट है तो क्या निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। है ना, नो डाउट, बिल्कुल। सिक्योर पहले लगाते हैं, बाद में लगाते हैं। यहाँ पर आप देखिए ना, मैंने कहाँ लगाया है? बाद में लगाया तो बाद में तो लगाएंगे, ठीक है जी। एचटीएमएल किसी वेबसाइट या वेब पेज को डिजाइन करने के लिए होता है। अब बात आती है कि भैया वेब पेज क्या होता है और वेब ब्राउजर क्या होता है ना। दो चीज आपने देखी होंगी, या वेब पेज क्या होता है और वेबसाइट क्या होता है, और इन दोनों में अंतर क्या है। तो हम सबसे पहले देखेंगे जो वेब पेज है हमारा, ये किसी भी लिंक पर, वेबसाइट पर क्लिक करने से, किसी भी लिंक या किसी भी वेबसाइट पर क्लिक करने से जो पेज ओपन होता है उसे ही हम वेब पेज कहते हैं। क्या है? किसी भी लिंक या किसी वेबसाइट पर क्लिक करने से, किसी भी लिंक या किसी भी वेबसाइट पर क्लिक करने से जो पेज आपके सामने सबसे पहले ओपन होता है ना, उसे ही हम क्या कहेंगे? वेब पेज। ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे एक सिंगल पेज को वेब पेज कहा जाता है, और जिनमें विभिन्न प्रकार की क्या होती है? जानकारी स्टोर होती है। तो जब भी आप इंटरनेट पर कोई भी पेज देख रहे होते हो वो अपने आप में क्या है? वो अपने आप में वेब पेज होता है। अच्छा, वेबसाइट क्या है जी? है ना। अब वेबसाइट क्या होता है? तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, जो वेब पेजों का एक समूह होता है उसे हम वेबसाइट कह रहे होते हैं। क्या कहते हैं? जो आपका वेबसाइट क्या होती है? तो वेब पेजों का समूह या संग्रह जो होता है वो आपका वेबसाइट कहलाता है। ठीक है। वेबसाइट को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? यानी कि जिस जिस मेन कंप्यूटर से वेबसाइट चलाई जा रही है उसे हम वेब सर्वर कहते हैं। जब या दो से अधिक वेब पेज को एक साथ लिंक किया जाता है तो उन वेब पेज के ग्रुप को वेबसाइट कहा जाता है। क्या? कि व्हेन टू और मोर वेब पेजेस आर लिंक्ड टुगेदर द ग्रुप ऑफ दोस वेब पेजेस इज कॉल्ड अ वेबसाइट। और सभी वेब पेज क्या होते हैं? आपस में लिंक होते हैं। कैसे होते हैं? जितने भी वेब पेज हैं आपके वो सभी के सभी आपस में क्या होते हैं? लिंक होते हैं। ठीक है जी। ठीक है जी, चलो। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब यहाँ पर एक, यहाँ से भी देखो कई बार सवाल पूछा जाता है, डीएनएस। डीएनएस क्या चीज़ है? चीज पहले समझेंगे। तो डीएनएस की सबसे पहले तो फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होती है? डीएनएस की जो फुल फॉर्म होती है हमारी वो होती है डोमेन नेम सिस्टम, है ना। डीएनएस का काम क्या होता है? तो ये इंटरनेट डोमेन नेमों का पता लगाने के लिए, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में व आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? डीएनएस का प्रयोग करते हैं। और आईपी एड्रेस को याद रखने योग्य बनाने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? डीएनएस का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी कि आप देखेंगे कि डीएनएस का काम क्या है? इंटरनेट डोमेन नामों का पता लगाने के लिए, और डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में व आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में बदलने के लिए भी हम डोमेन नेम सिस्टम का यूज कर रहे होते हैं। और डोमेन नेम सिस्टम ही हमें आईपी एड्रेस को याद रखने योग्य बना रहा होता है ना। जो डोमेन नेम सिस्टम होता है ये हमारे आईपी एड्रेस को याद रखने योग्य बना रहा होता है। ठीक है,
इसके बाद बात आती है कि भैया डोमेन नेम आखिर कैसे होते हैं, है ना? डोमेन नेम आखिर किस प्रकार का होता है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इंटरनेट पर वेबसाइट के यूआरएल के अंत में अंतिम डॉट के बाद के नाम को डोमेन नेम कहा जाता है। क्या है कि कोई भी वेबसाइट अगर आपने देखी होगी जैसे www.rozgarwithankit.com, तो अंकित के बाद जो डॉट लगा है उसके बाद के जो अक्षर हैं उसे हम डोमेन नेम कहते हैं। क्या है कि द नेम आफ्टर द लास्ट डॉट एट द एंड ऑफ द यूआरएल ऑफ अ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड अ डोमेन नेम। जनरली क्या पाया जाता है कि अगर उस डॉट के बाद 3 अक्षर दिए गए हैं, जनरली ये पाया जाता है कि अगर उस डॉट के बाद में कोई 3 अक्षर दिए गए हैं, तो इसका मतलब तो ये है हमारा, इसका मतलब तो ये है कि भाई वो एक किसी संगठन को दर्शा रहा है। लेकिन अगर डॉट के बाद में 2 अक्षर दिए हैं, तो वो कंपनी डोमेन को दर्शाता है ना? बिल्कुल। तो हम आगे देखेंगे यहाँ पर कि सामान्यतः यदि डोमेन नेम के, अभी मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, परेशान ना हो। सामान्यतः यदि डोमेन नेम को अंतिम भाग में 3 अक्षर हैं, तो वह संगठन को दर्शाता है, और अगर 2 अक्षर हैं, तो वह किसी देश को दर्शा रहा होता है। कैसे? तो आप देखो ऐसे, कुछ डोमेन नेम आपके सामने है। जैसे आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट के पीछे .org लिखा होता है, कुछ वेबसाइट के पीछे .net लिखा होता है, कुछ वेबसाइट के पीछे .edu लिखा होता है, कुछ वेबसाइट के पीछे हमारा .com लिखा होता है ना? तो ये क्या होते हैं हमारी, तो हम यहाँ पर देखेंगे अगर किसी भी वेबसाइट के पीछे .org लिखा है, क्या अगर किसी भी वेबसाइट के पीछे .org लिखा है, तो इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, और ये एक गैर लाभकारी संगठन को दर्शाती है। क्या है? अगर किसी भी वेबसाइट के पीछे क्या लिखा हुआ है, org लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये एक गैर लाभकारी संगठन को दर्शा रही होती है ना? गैर लाभकारी। अगर किसी के पीछे .net लगा है किसी वेबसाइट के पीछे, है ना? अगर किसी वेबसाइट के पीछे .net लगा है, इसका मतलब क्या है, तो ये नेटवर्किंग के बारे में है, नेटवर्किंग वेबसाइट है आपकी एक। अगर किसी वेबसाइट के पीछे .gov लिखा है, तो ये एक सरकारी वेबसाइट है आपकी। अगर किसी वेबसाइट के पीछे .jov लिखा है, तो ये एक हमारी कैसी है, ठीक है? तो आप देखेंगे अगर किसी के पीछे .com लिखा है, जो ज़्यादातर आपने देखा है, तो ये .com हमें ये बताता है कि ये कमर्शियल वेबसाइट है, बिज़नेस के उद्देश्य से बनाई गई है। अगर किसी वेबसाइट के पीछे .mil लिखा है, मतलब ये मिलिट्री से रिलेटेड वेबसाइट है, किससे? मिलिट्री से रिलेटेड। अगर किसी वेबसाइट के पीछे .co लिखा है, मतलब वो कंपनी है। .info लिखा है तो इन्फॉर्मेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। .edu लिखा है तो एजुकेशनल संस्थान है। .nic लिखा है तो नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, है ना? जैसे आप लोगों ने देखा होगा जिस तरह से कि मान लो कोई हमारी यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटीज़ की जो वेबसाइट होती है, उनके पीछे .edu.in लिखा होता है। तो उस edu का मतलब है कि ये वेबसाइट हमारी एजुकेशन से संबंधित है ना? ऐसे ही अगर आप देखेंगे, तो जैसे शिरडी साईं बाबा संस्थान की वेबसाइट है www.sai.org.in। क्या है हमारी, तो साईं बाबा संस्थान की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, वो है www.sai.org.in। तो यहाँ पर जो हमारा org लिखा है, इस org का मतलब ही ये है कि ये हमें बता रहा है कि इस वेबसाइट का उद्देश्य कोई लाभ कमाना नहीं है, ये एक गैर लाभकारी है। ये कैसी है? ये हमारी गैर लाभकारी है ना? यानी कि इसका उद्देश्य क्या है? कोई लाभ कमाना नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो भी आपका पैसा डोनेशन होता है, उससे एक भंडारा चल रहा होता है, और वो अनलिमिटेड होता है ना? एशिया का सबसे बड़ा प्रसादालय है श्रेणी में, ठीक है? तो वो गैर लाभकारी संस्थान है, ठीक है जी? और जो .in लिखा है, इस इन का मतलब है कि ये इंडिया, यानी कि ये भारत की वेबसाइट है। कहाँ की? ये तो भारत की वेबसाइट है। इसीलिए हमने कहा कि डॉट के बाद 2 अक्षर हैं, तो वो देश को इंगित करता है, और अगर 3 अक्षर हैं, तो वो किसी संगठन को इंगित करता है ना? बिल्कुल। तो आप देखेंगे कि ये, अच्छा, जब ये डॉट के बाद जो आते हैं, इन सभी को, ये सभी टॉप लेवल डोमेन होते हैं, यानी कि टीएलडी। तो अगर आपसे फुल फॉर्म पूछी जाएगी, बताओ टीएलडी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आप कहेंगे टॉप लेवल डोमेन होती है। क्या होती है? तो हम कहेंगे कि टॉप लेवल डोमेन होती है। क्या होती है फुल फॉर्म? तो हम कहेंगे टॉप लेवल डोमेन होती है। ठीक है? इसके बाद हम देखेंगे यदि टीएलडी किसी देश की तरफ इंगित करता है, तो वो हमारा कंट्री डोमेन कहलाएगा। जैसे कि कंट्री डोमेन कुछ हम देखें, तो देखो .in, अगर .in लिखा है तो एक इंडिया की वेबसाइट है। कहाँ की? अगर .in लिखा है तो एक इंडिया की वेबसाइट है। अगर .au लिखा है तो ये एक ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट है। अगर .fr लिखा है तो ये फ्रांस की वेबसाइट है। अगर .nz लिखा है तो ये न्यूजीलैंड की वेबसाइट है। अगर .uk लिखा है तो यूनाइटेड किंगडम की वेबसाइट है। और अगर .us लिखा है तो यूनाइटेड स्टेट की वेबसाइट है। कहाँ की? तो यूनाइटेड स्टेट की वेबसाइट है। तो आप मुझे बताएंगे कि आप ये पहचान लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है अब? ठीक है? तो डॉट के बाद हम कैसे पता करें कौन सा देश है? भैया यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं, और जनरली यही एग्जांपल्स आपसे पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? बिल्कुल। इससे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल भाई, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा डोमेन नेम सिस्टम का काम हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद हम जानेंगे आईएसपी के बारे में कि आईएसपी क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमें आईएसपी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। क्या? सर आप कृपा करके बात दीजिए नहीं, बता दीजिए कि आप सभी की फुल फॉर्म बाद में दे देंगे सभी की। भैया देखो, पहली बात तो इसमें कोई कृपा वाली बात ही नहीं है, ये तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जितनी भी फुल फॉर्म्स मैं आपको करा रहा हूँ, जब आपका सिलेबस खत्म हो जाए, तो बिल्कुल लास्ट में फिर एक कंप्लीट एक क्लास सिर्फ फुल फॉर्म की हो, और उस क्लास में जितनी भी फुल फॉर्म हमने इधर-उधर उड़ी भटकी पढ़ी हुई थी, वो सब एक जगह मिल जाए, जिससे कि आप उसका एक जगह पर रिवीजन कर सको। तो मैं फुल फॉर्म की भी एक क्लास आपको ऐसी दूँगा, और एक क्लास में आपको शॉर्टकट की भी ऐसी दूँगा, 1 से 2 क्लास, जिसमें जितनी भी शॉर्टकट की अलग-अलग जगह पढ़ी है, वर्ड में अलग पढ़ी, एक्सेल में अलग पढ़ी, इंटरनेट में अलग पढ़ोगे, तो वो सभी शॉर्टकट की एक क्लास में एक जगह हो, जिससे कि आपने बार-बार अगर कभी रिवीजन करना है, तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है? चलो, तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं आईएसपी की, और आईएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये कई बार पूछी जा सकती है, याद रखिएगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होती है। क्या होती है? तो हम कहेंगे यहाँ पर आईएसपी की जो फुल फॉर्म है, वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होती है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होती है। ठीक है? अब बात आती है कि आईएसपी होता क्या है आपका?
ठीक है? तो देखो आपके और हमारे पास जो इंटरनेट आता है वो डायरेक्टली नहीं आ जाता। अच्छा एक बात बताओ आपके यहाँ जो दूध आता है क्या वो अमूल कंपनी से डायरेक्ट आता है? नहीं आता ना। भाई अमूल कंपनी से किसी दूसरी एजेंसी पे आएगा, उस एजेंसी से तुम्हारे शहर के पास जो होगा वहाँ पर आएगा, वहाँ से आपकी नॉर्मली दुकानों पर जाएगा, उस दुकान से तुम्हारे घर पे आएगा। ऐसे ही तो आता है, ठीक है? डायरेक्ट तो नहीं आ रहा। ऐसे ही इंटरनेट है कि डायरेक्ट ना आकर के ये क्या है स्टेप बाय स्टेप आता है। कैसे? तो हम देखेंगे आगे देखो। तो देखो जो इंटरनेट होता है वो आपका क्या है कि इंटरनेट की सर्विस देने वाली सभी कंपनी आईएसपी कहलाती हैं यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो जो इंटरनेट होता है ना वो 3 चरणों में हमारे पास आता है। कितने चरणों में? 3 चरणों में हमारे पास आता है। पहला होता है टियर 1 आईएसपी जो कि दुनिया के लेवल पर होता है। एक होता है टियर 2 आईएसपी जो कि देश के लेवल पर होता है और एक होता है टियर 3 आईएसपी जो राज्य और शहरों के स्तर पर होता है। यानी कि आप देखेंगे कि जो पैरामीटर की अगर हम बात करें, ठीक है? तो सबसे पहले एक-एक करके देख लेते हैं कि जो टियर 1 आईएसपी है, ये इंटरनेट को टियर 2 आईएसपी को बेचता है और जो टियर 2 आईएसपी है, ये इंटरनेट को टियर 3 आईएसपी को बेचता है और जो टियर 3 आईएसपी है, ये क्या करता है आपका? ये आपका कस्टमर को बेच देता है एक तरीके से, है ना? चलो, तो 3 स्टेप में आता है। अच्छा जो टियर 1 आईएसपी के जो हमारे क्या होते हैं, ग्राहक होते हैं, वो ग्लोबल है, वो पूरी दुनिया में है, ठीक है? जो टियर 2 है, वो देश और राज्य तक सीमित होता है और होम और ऑफिस में जो इंटरनेट आता है, वो टियर 3 आईएसपी के थ्रू आता है। किसके थ्रू? टियर 3 आईएसपी के थ्रू आता है, ठीक है? इसके बाद हम देखेंगे लेवल ऑफ वर्क, तो देखो इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर और लोकल लेवल पर, ठीक है? तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो टियर 1 है इसकी स्पीड बहुत तेज, इसकी थोड़ी कम, इसकी थोड़ी कम। तो आप लोगों ने इसलिए देखा होगा यहाँ पर कि आप जब कुछ कंपनियां होती हैं जैसे अगर आप अपने यहाँ पे वाईफाई लगवाओगे ना अपने घर पे तो आपसे पूछेगा कि मैम किस कंपनी का लगा दूं कि किस हम उसका लगाएं कंपनी का। तो कंपनी में भी जैसे एयरटेल का लगवाओगे उसमें भी कुछ कंपनियां होंगी कि तिकोना का लगवा लो कि हैथवे का लगवा लो, ऐसे कुछ नाम वो आपको बताते हैं। तो वही यहाँ पर देखो कुछ नाम मैंने बताए हैं कि टियर 1 आईएसपी के उदाहरण कौन से? एटीएनटी है, कुछ कंपनियां हैं एनटीटी, सिंगटेल आदि। टियर 2 तो जैसे एयरटेल है, जैसे जियो है, जैसे आइडिया है, जैसे बीएसएनएल है, इजी नेट है, वोडाफोन है। तो ये टियर 2 आईएसपी के उदाहरण है। किसके? ये हमारे टियर 2 आईएसपी के उदाहरण होते हैं। और टियर 3 आईएसपी के उदाहरण कौन से हैं? तो स्पेक्ट्रा नेट, हैथवे, तिकोना जो भी मैं आपको बता रहा था, अल्ट्रानेट, एमटीएनएल, ये हमारे क्या हैं? ये हमारे सभी के सभी टियर 3 आईएसपी के उदाहरण हैं। किसके? टियर 3 आईएसपी के उदाहरण। ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? आपसे दिल्ली पुलिस के पेपर में ये सवाल पूछा था कि बताओ एचएटीएचवाई हैथवे क्या है? तो हैथवे एक आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। बाकी भारत के अगर हम आईएसपी की बात करें तो रिलायंस जियो, बीएसएनएल, एमटीएनएल, एयरटेल, ये सभी क्या होते हैं? हमारे वोडाफोन, आइडिया, वीआई, ये सभी के सभी हमारे यहाँ पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। बताएंगे? क्लियर है यहाँ तक? बताएंगे मुझे? ठीक है? तो क्या यहाँ तक की बातें आप सभी को क्लियर है? यस और नो? है ना? तो जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई वही अगर मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊँ तो आप देखेंगे कि जो टियर 1 आईएसपी होता है, वहाँ से इंटरनेट टियर 2 आईएसपी के पास जाता है और टियर 2 आईएसपी से इंटरनेट टियर 3 आईएसपी के पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता है और वहाँ से इंटरनेट आपके और हमारे घर पर आ रहा है। ठीक है जी? चलो, आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं कि डाउनलोडिंग क्या चीज़ है। तो डाउनलोडिंग कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आज के टाइम पर ये ना जानता हो कि डाउनलोड का मतलब क्या होता है और कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये ना जानता हो कि आपका क्या है अपलोड का मतलब क्या है। है ना? तो हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो डाउनलोडिंग है इसका क्या काम है? तो इसके द्वारा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या कंप्यूटर अन्य नेटवर्क से डेटा प्राप्त कर रहा होता है। यानी कि जब आप इंटरनेट से कोई जानकारी ले रही होती हो तो उसे हम डाउनलोडिंग कहते हैं और जब आप इंटरनेट को कोई जानकारी दे रहे होते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अपलोडिंग कहते हैं। ठीक है? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अपलोडिंग कहते हैं। इसके द्वारा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या कंप्यूटर अन्य नेटवर्क स्रोतों से डेटा प्राप्त करता है, इंटरनेट से डेटा प्राप्त करता है। ठीक है? थ्रू दिस एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कंप्यूटर रिसीव्स डेटा फ्रॉम अदर नेटवर्क सोर्सेज गेटिंग डेटा फ्रॉम इंटरनेट। जब इंटरनेट या नेटवर्क से किसी भी प्रकार के फाइल या इंफॉर्मेशन को यूजर अपने लोकल कंप्यूटर पर ट्रांसफर या स्टोर करता है, इसी चीज को क्या कहा जाता है? इसी चीज को डाउनलोड कहा जाता है। ठीक है? तो इसी चीज़ को क्या कहा जाता है? अब इस लैंग्वेज को बहुत आसान शब्दों में हम समझ लें, तो इंटरनेट से कोई भी चीज़ जो हम डाउनलोड करते हैं, उसे ही हम डाउनलोडिंग कहते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अपलोडिंग क्या है जी? तो डाउनलोडिंग का बिल्कुल एंटोनिम्स विलोम शब्द होता है अपलोडिंग, यानी कि जहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं, इंटरनेट से कुछ ले रहे हैं, वो डाउनलोडिंग है और इंटरनेट को कोई चीज़ दे रहे हैं, वो अपलोडिंग है। जैसे इंस्टाग्राम पर आप लोग रील अपलोड करते हैं, रील अपलोड कर दी मतलब इंटरनेट को दे दी, ठीक है? तो अपलोड करना क्या है हमारे यहाँ पर? बात समझ में आ गई? चलो, तो अपलोडिंग डाउनलोड करने की प्रक्रिया का विपरीत है। इसमें आपके कंप्यूटर से डेटा को इंटरनेट या नेटवर्क के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर या सर्वर पर सेव किया जाता है। जब हम कंप्यूटर या इंटरनेट को कोई डेटा देते हैं या अपलोड करते हैं, वो क्या होता है? वही हमारा यहाँ पर अपलोडिंग होता है। और ये सवाल आप कहेंगे सर ऐसे भी सवाल पूछता है क्या? भैया एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल मेंस में पूछा गया था ये सवाल 6 मार्च 2023 को, ठीक है? चलो, ठीक है जी। तो ये लैंग्वेज नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लोगो आपको पता होना चाहिए। ऐसा जो लोगो है, जब इंटरनेट या नेटवर्क में उपस्थित किसी भी कंप्यूटर या वेबसाइट में यूजर अपने इन्फॉर्मेशन या फाइल को डालता है तो इस कार्य को अपलोड करना कहा जाता है। व्हेन अ यूजर अपलोड हिज इन्फॉर्मेशन और फाइल इनटू एनी कंप्यूटर और वेबसाइट प्रेजेंट ऑन द इंटरनेट और नेटवर्क, देन दिस वर्क इज कॉल्ड अपलोडिंग। देन ये किसका काम करता है? आपका अपलोडिंग का काम कर रहा होता है। तो एक बार मुझे बता देंगे कि क्या यहाँ तक की सभी बातें क्लियर हो गई? मैं आपके मैसेज का यस का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? एक बार यस करके मुझे बता देंगे जल्दी से। वेरी गुड। भैया प्लीज़ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप किसी भी कमेंट को बहुत ज़्यादा बार कॉपी पेस्ट ना किया करो, क्योंकि हम लाइव क्लास में पर्सनल वार्तालाप नहीं कर सकते। आपकी कोई भी समस्या हो सकती है, कुछ भी समस्या आपकी हो सकती है, आपकी समस्या का सम्मान करते हैं हम। जो भी समस्या है ना आपको, उस समस्या के समाधान के लिए हमारी कॉलिंग टीम बैठी हुई है और वो बिल्कुल नहा धो करके मंदिर जाकर के बहुत प्यार से बैठी होती है। 9818489147 है ना? ये कॉलिंग टीम का नंबर है। सुबह 9 बजे, प्रातः 9 बजे वो नाश्ता पानी करके बैठ जाते हैं 9 एएम पर और शाम 6 बजे तक
शाम 6 बजे तक बेचारे आपके फ़ोन का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि कब आप उन्हें कॉल करेंगे और वो आपकी परेशानी का निवारण करेंगे। ठीक है जी, है ना? तो आपको जो भी परेशानी है, जिस भी प्रकार की परेशानी है, वो सभी बातें आप यहाँ पर पूछेंगे। ठीक है? कोई क्लास नहीं चल रही, कोई पीडीएफ अपलोड नहीं हो रही, भैया टेक्निकल टीम काम करेगी उसे, ठीक है? उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो प्लीज़ अब उठाते नहीं है, ये समस्या आएगी। तो भाई बात ये है कि काम करने वाले हैं, कॉल उठाने वाले हैं 200 लोग, फ़ोन करने वाले हैं 500 लोग। तो जब आप यहाँ पर फ़ोन नहीं उठेगा, वेटिंग जाएगा, तो आप भैया 5 से 10 मिनट तक ट्राई करो, लग जाएगा। ऐसा नहीं है नहीं लगेगा। आपने एक बार ट्राई करा, बिज़ी गया, आपने काट दिया, दूसरी बार ट्राई करा, बिज़ी गया, काट दिया। आप 10 से 15 बार, है ना? चलो, क्लियर है यहाँ तक? बताएँगे मुझे जल्दी से, है ना? इतनी देर में तो आप पढ़ देते। अब ये भी समस्या है कि जितनी देर में आप हमें ये सब जानकारी दे रहे हो, उतनी देर में तो आप पढ़ देते। तो भाई मैं आपका पढ़ देता, मैं फिर सबके आएँगे, फिर मैं सबका पढ़ूँगा। फिर ये क्लास ना रह करके ये क्या बन जाएगी? ये एक डाउट की क्लास बन जाएगी। एक्सेल की चौथी पीडीएफ नहीं खुल रही, आज उस पीडीएफ को दोबारा अपलोड करा देंगे और खुल जाएगी। ठीक है? समस्या दूर हो गई। लेकिन आगे से प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्लास होती है डिस्टर्ब और एक बच्चे की वजह से हम क्लास को डिस्टर्ब कतई नहीं कर सकते। आपको लगता है कि 1 मिनट में बोल करके आप बता देंगे, बट वो 1 मिनट औरों को तो पल्ले ही नहीं पड़ा मैंने कहा क्या? क्योंकि वो उस किसी के काम का ही नहीं था। तो प्लीज़ थोड़ा-सा आप क्या करें, कोशिश किया करें, टेलीग्राम डाउट ग्रुप में आपको रिप्लाई दिया जाता है। कॉलिंग टीम आपके लिए हमेशा बैठी हुई है, इस पर आप थोड़ा-सा ध्यान देंगे, है ना? लाइव क्लास को डिस्टर्ब कम से कम करने की कोशिश करें। ठीक है? चलो, आगे बढ़े अब हम यहाँ से, है ना? बिल्कुल, फिर वही सवाल आ रहा है कि सर इतनी देर में तो आप बता देते, ये सब बताने की क्या ज़रूरत थी? ये सब बताने की ज़रूरत ये है कि हज़ार लोगों के कमेंट है मेरे सामने। अब मैं हज़ार लोगों को कैसे बताऊँ एक बार में? है ना? आपको लग रहा है कि मैं आपका बता दूँ, फिर मैं दूसरे का नहीं बता रहा भाई उसका क्यों ना बताऊँ? समझ रहे हो? अब जैसे मेरे पास 2 लोग हैं, एक लकी जी हैं और एक शिवानी जी हैं, ठीक है? शिवानी जी भी यही बात कह रही हैं और लकी जी भी यही बात कह रहे हैं। इतनी देर में तो तुम मेरी बात को बता देते। बाबू मैं बता तो देता, लेकिन लकी भाई वो तुम्हारी बता दी और शिवानी जी गुस्सा हो गई। अब मैं उन्हें मनाने जाऊँगा और शिवानी जी का बता दे रहा हूँ तो लकी जी गुस्सा हो जा रहे हैं। इसके अलावा अब इन दोनों का बता दिया तो कोई तीसरा गुस्सा हो जाएगा। तो भाई मैं तो फिर पढ़ाने का छोड़ करके मैं तो फिर मनाने के लिए हो गया। समझ रहे हो? फिर यहाँ से कैसे काम चलेगा? तो बाबू थोड़ा-सा आप क्या है कि आप सिर्फ अपने स्तर पर रह करके चीज़ों को देखते हो। हमें सबके स्तर से चीज़ें देखनी रहती हैं। समझ रहे हैं? तो प्लीज़ यहाँ से क्लास डिस्टर्ब होती है। ये एक मैंने वन टाइम सॉल्यूशन आपको बता दिया कि कोई भी आपको दिक्कत, परेशानी, समस्या हो, कोई पीडीएफ अपलोड नहीं हो रही, कोई क्लास आपकी चल नहीं रही, जो भी दिक्कत है, आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, बार-बार ट्राई कीजिए, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है? आगे बढ़ जाएँ अब हम यहाँ से, आगे बढ़ जाएँ। ठीक है जी। अब एक भैया कह रहे हैं सर इनकॉग्निटो टैब के बारे में पढ़ा दूँ। मैं सब कुछ छोड़ करके उसके बारे में पढ़ा दूँ। भाई इंटरनेट का टॉपिक अभी चल रहा है, वो चीज़ें आगे आएँगी, तो थोड़ा-सा क्या करो, पेशेंस रखो, है ना? पेशेंस रखोगे, जैसे-जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा, सब चीज़ बताऊँगा, क्यों नहीं बताऊँगा? लेकिन आप चाहो कि मैं सब पूरी क्लास को छोड़ करके स्पेशली तुम्हें कुर्सी पे बैठा करके तवज्जो दे करके, हाँ बेटा इनकॉग्निटो टैब ये होता है, तो भैया वो सॉरी नहीं हो सकता, है ना? सॉरी नहीं हो सकता। समय आने पर सबको पढ़ाया जाएगा, ठीक है भैया? तो प्लीज़ देखो अब कितने सारे कह रहे हैं, सर फिर मैं गुस्सा हो जाऊँगी। तो ये नॉर्मल सी बातें होती है ना, तो ये आपको समझनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, आगे से कोई भी ऐसे कमेंट करेगा, मैं उन्हें नहीं पढ़ूँगा, सॉरी, ठीक है? आप करो, 1 से 2 बार करो, आपको क्या लगता है हम आपके कमेंट नहीं पढ़ते? हम आपके कमेंट पढ़ते हैं, माइक को बंद करके हम सामने जो हमारे भैया बैठे हैं, उनसे हम कह देते हैं कि आप ये काम करवा दो। अब ज़रूरी थोड़ी ना कि उस कमेंट को मैं बोल करके तुम्हें बताऊँ तभी मैंने वो पढ़ा। आप 1 से 2 बार कॉपी कीजिए, फिर भी आपको जवाब नहीं मिल रहा है तो आप कॉपी करना बंद कर दो, आपकी बात हम तक पहुँच गई है। एक भैया इसीलिए सामने बैठे रहते हैं कि आपके जो भी डाउट है, जो भी आप मैसेज कर रहे हो, जो भी समस्या है आपकी, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के वो तुरंत एक टीम में एक ग्रुप में भेज देते हैं, जहाँ पर टेक्निकल टीम उसका सॉल्यूशन कर रही होती है। ठीक है? तो ये चीज़ समझो, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई मैसेज कर रहे हो, कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो मैं उसे मैं अपने मुँह से पढ़कर सुनाऊँ, तभी मैंने पढ़ा। मैंने पढ़ लिया, माइक बंद करके जवाब दे दिया। ठीक है? तो ये चीज़ फिर अब आगे नहीं होनी चाहिए और सिर्फ मेरी ही क्लास में नहीं बाबू, किसी की भी क्लास में। ठीक है? चलो। अब हम यहाँ पर बात करेंगे किस चीज़ की? अब हम यहाँ पर बात करेंगे इंटरनेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्ट्स जो वन लाइनर के तौर पर होते हैं और आपसे सीधे-सीधे पूछे जाते हैं। है ना? तो हम क्या कहेंगे, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू इंटरनेट, इंटरनेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपसे सीधे-सीधे फैक्ट के तौर पर पूछे जाएँगे, एक-एक लाइन के हैं, तो इन्हें अब हम ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। क्या है जी? सबसे पहली चीज़ कि वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया जाता है? पहला सवाल, कंप्यूटर लिटरेसी डे तो सबको पता है, लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया जाता है ना? तो हम क्या कहेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब डे जो है वो 1 अगस्त को मनाया जाता है। कब? वो 1 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है जी। इसके बाद किसी वेब पेज का वह शब्द जिस पर क्लिक करने पर दूसरा दस्तावेज खुलता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम हाइपरलिंक कहते हैं। शॉर्टकट में आप हम लिंक कह देते हैं कि उस वाली वीडियो की लिंक भेज देना, कि वो फ़ोन हमने उस दिन पसंद करा था उसकी लिंक भेज देना। तो वो जो लिंक शब्द का हम यूज़ करते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे? बिल्कुल, है ना? उसी को हम हाइपरलिंक कह रहे होते हैं। ठीक है? चलो, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम एचटीएमएल क्या चीज़ है जी? एचटीएमएल तो अभी-अभी मैंने आपको बताया कि एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट आर यूज्ड टू राइट वेब पेजेस, यानी कि वेब पेज को लिखने के लिए एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम कहेंगे कि वेब पेज को लिखने के लिए, कोई वेब पेज जब बनाया जाता है, तो उसे बनाने के लिए हम एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट इन 3 लैंग्वेजेस का प्रयोग कर रहे होते हैं। इसमें अगर हम एचटीएमएल की फुल फॉर्म की बात करें तो मैंने अलग से भी लिख दी है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सीएसएस कास्केडिंग स्टाइल शीट और जेएस यानी कि जावा स्क्रिप्ट। जेएस क्या हो जाएगा हमारा? जावास्क्रिप्ट। ठीक है? अब देखोगे यहाँ पर कि जैसे जो हमारी एचटीएमएल होती है, ये क्या करती है? ये किसी भी वेबसाइट का, किसी वेब पेज का एक स्ट्रक्चर बनाती है। सीएसएस क्या काम करती है कि उसकी प्रेजेंटेशन को सेट करती है और जावास्क्रिप्ट उसके बिहेवियर पर काम करती है। किसके? उसके बिहेवियर पर। कैसे? तो आप इस फोटो के माध्यम से और अच्छे से सीखोगे कि जो एचटीएमएल है वो एक प्रकार से एक स्केलेटन है, एक प्रकार से एक ढांचा तैयार कर देगी उस वेबसाइट का। ठीक है? सीएसएस क्या करेगा? उसको स्क्रीन, उसका रंग रूप कैसा होना चाहिए, उस वेबसाइट की डिजाइन कैसी होनी चाहिए, उस वेब पेज की डिजाइन कैसी होनी चाहिए, वो सीएसएस तय करता है। और जो जावास्क्रिप्ट है, ये ब्रेन का काम करती है, उस वेबसाइट या वेब पेज का ब्रेन का काम करती है। तो ये 3 लैंग्वेजेस का प्रयोग, ये 3 हाई लेवल लैंग्वेजेस का प्रयोग हम किसी भी वेबसाइट या वेब पेज को बनाने के लिए कर रहे होते हैं। ठीक है? इसके बाद अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे यहाँ पे कि वो कौन-सी पहली पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई थी, है ना? भारत की वो कौन-सी आपकी ऐसी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है जिसने सबसे पहले अपनी क्या बनाई थी? एक वेबसाइट बनाई थी। तो हम कहेंगे वो है हमारी कौन-सी? वो है हमारी यहाँ पर भाजपा। कौन-सी? भारतीय जनता पार्टी, है ना? तो जो भारतीय जनता पार्टी है आपकी, ये पहली राजनीतिक पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई। जिसने क्या किया? इंटरनेट पर अपनी एक वेबसाइट बनाई। ठीक है? भाजपा। ठीक है? इसके बाद विश्व की पहली वेबसाइट कौन-सी थी? तो विश्व की जो पहली वेबसाइट है वो सर्न थी।
ठीक है, जिसे 6 अगस्त 1991 को टिम बर्नर्स-ली के द्वारा ही बनाया गया था और टिम बर्नर्स-ली ने इसे अपने नेक्स्ट कंप्यूटर पर चलाया था। किस कंप्यूटर पर? नेक्स्ट कंप्यूटर पर इसे टिम बर्नर्स-ली ने चलाया था। ठीक है। इसके बाद एक वन लाइनर है कि विश्व के पहले आईएसपी के रूप में कैसे जाना जाता है? तो याद रखना, विश्व के पहले आईएसपी के रूप में, वर्ल्ड के फर्स्ट आईएसपी के रूप में टेलनेट को जाना जाता है। किसे? तो विश्व के पहले आईएसपी के रूप में हम टेलनेट को जानते हैं। और वीएसएनएल इज नोन एज इंडियाज फर्स्ट आईएसपी, यानी कि भारत के पहले आईएसपी के रूप में, भारत के पहले आईएसपी के रूप में हम वीएसएनएल को जानते हैं। वीएसएनएल की फुल फॉर्म क्या होती है? तो हम कहेंगे विदेश संचार निगम लिमिटेड होती है। क्या होती है? तो हम कहेंगे कि विदेश संचार निगम लिमिटेड होती है। विदेश संचार निगम लिमिटेड होती है। ठीक है। चलो, इसके बाद विश्व में इंटरनेट की आधिकारिक शुरुआत कब हुई थी? तो जो पूरी दुनिया में सबसे पहले इंटरनेट की जो आधिकारिक, देखो उससे पहले क्या है कि वो चल रही, ट्रायलें चल रही थी, लेकिन जो आधिकारिक शुरुआत हुई वो कब हुई? तो वो आपकी 1 जनवरी 1983 को हुई। 1 जनवरी 1983 को हुई थी। ठीक है, तो चीजें समझ में आ रही हैं, बिल्कुल साधारण तौर पर वन लाइनर है। अब बताओ आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब, एक बार सभी दोस्त तालियां बजा देंगे। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होती है बहन जी। ठीक है जी, चलो आगे बढ़े। मैं आपको आईएसपी की फुल फॉर्म 15 बार बता चुका हूं, बट फिर से जाननी है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो एक बार पहले क्लास को शुरू से देखा करें, फिर आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बीच में अचानक से घुसेंगे किसी भी मूवी में तो नहीं चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम और देखते हैं यहाँ पे कि भारत में इंटरनेट की आधिकारिक शुरुआत कब हुई थी? तो पूरी दुनिया में तो हुई थी 1 जनवरी 1983 को, लेकिन अगर हम भारत में बात करते हैं तो भारत में शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 को। कब? 15 अगस्त 1995। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि वेबसाइट के पहले पेज को होम पेज कहा जाता है, या वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसे मेन पेज भी कहते हैं। यानी कि जब भी आप क्या करते हो, जब भी आप किसी पेज को खोल रहे होते हो, किसी गूगल पर आप कुछ भी सर्च करते हो, तो सबसे पहले आपके सामने खुलता है ना, उसे हम होम पेज या मेन पेज कहते हैं। और www की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? तो www की रीढ़ की हड्डी एचटीटीपी प्रोटोकॉल को कहा जाता है ना? किसे कहा जाता है? एचटीटीपी प्रोटोकॉल को कहा जाता है। इसके अलावा किसी वेबसाइट पर वापस से दोबारा जाने के लिए उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए कुकीज का प्रयोग किया जाता है। इसका यूआरएल कुकीज का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जैसे आपने देखा होगा, आपने कुछ सर्च करी है ना, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपने कुछ सर्च करी इंटरनेट पे, ठीक है, पहली बार, तो उसे सर्च होने में थोड़ा सा समय लगा होगा, लेकिन जब आप सेम चीज दोबारा सर्च करोगे तो फिर समय नहीं लगता, फिर उतना समय नहीं लगता जितना पहले लगा था। ऐसा होता है ना? तो वही चीज यहाँ पर कह रहा है कि किसी वेबसाइट पर वापस से या दोबारा जब आप जाते हो प्रयोग करने की, पहचान करने के लिए, तो वहां पर कुकीज का प्रयोग किया जाता है ना? चलो, इसका वहां पर हमारा कुकीज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इंटरनेट डेटा को वीएलपी में विभाजित किया जाता है। वीएलपी यानी कि वेरिएबल लेंथ पैकेट्स। तो हम बार बार बात कर रहे थे कि इंटरनेट को डेटा को ट्रांसफर करने के लिए कुछ पैकेट्स में तोड़ा जाता है, तो वो कौन से पैकेट है? वीएलपी यानी कि वेरिएबल लेंथ पैकेट। इंटरनेट पर सर्वर को होस्ट नाम से भी जाना जाता है। और इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग की निःशुल्क रिपेयरिंग को पैच कहा जाता है। अब बग क्या है जी? तो जब भी किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई एरर होती है, उस एरर को बग कहा जाता है। और वही बात कह रहा है कि इंटरनेट पर उपलब्ध किसी सॉफ्टवेयर बग की निःशुल्क, अगर आप उसे शुरू में फ्री में रिपेयर करा रहे हैं तो उसे हम पैच कह रहे होते हैं। ठीक है जी, उसे हम क्या कह रहे होते हैं? उसे हम पैच कह रहे होते हैं। जब हम इंटरनेट पर लॉगिन आईडी या पासवर्ड के साथ सत्यापन करते हैं, यानी कि जब भी आप अपनी किसी, आप क्या करते हो, जब भी आप कोई इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक, कहीं पर भी अगर आप अपना आईडी पासवर्ड डाल रहे हो किसी चीज में लॉगिन करने के लिए, तो उस प्रोसेस को ऑथेंटिकेशन कहा जाता है, प्रमाणीकरण कहा जाता है कि क्या जो आईडी आपने डाली है और पासवर्ड आप डाल रहे हो, क्या आप ही उसके वैल्यूएबल इंसान हो, आपको ही इसका हक है उसे खोलने का, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम ऑथेंटिकेशन कहते हैं। ठीक है, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है? ब्राउजिंग कहलाता है। और इंटरनेट ब्राउजिंग को नेट सर्फिंग भी कहा जाता है। इंटरनेट ब्राउजिंग को किस और अन्य नाम से भी जानते हैं हम? तो नेट सर्फिंग भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद इंटरनेट की जननी के रूप में कैसे जाना जाएगा? मदर ऑफ इंटरनेट, तो राडिया जॉय पार्लमैन को जाना जाता है। किसे? राडिया जॉय पार्लमैन को जाना जाता है। ठीक है, ये कौन है? तो ये हमारी मदर ऑफ इंटरनेट के रूप में जानी जाती है। किस रूप में? मदर ऑफ इंटरनेट। और इसके बाद आखिरी है हमारा कि 15 अगस्त 1995 को भारत में सबसे पहले, 15 अगस्त 1995 को भारत में सबसे पहले इंटरनेट चला, जिसे हमने क्या कहा? जिसे जो बीएसएनएल के द्वारा चलाया गया, विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा इंटरनेट सेवाओं को भारत में 15 अगस्त 1995 को बीएसएनएल द्वारा विकसित किया गया था। दुनिया में इंटरनेट को कंट्रोल करने के लिए एक संस्था है जिसका नाम है आईकैन, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो हम कहेंगे इंटरनेट कॉर्पोरेशन टू असाइन नेम एंड नंबर। और हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? तो लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया यूएस में है। कहां पर है? लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया यूएस में है। तो एक बार मुझे बताएंगे सभी दोस्त कि क्या यहां तक की बात क्लियर हो गई? आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, इतना डेटा इनफ है आज के लिए। लेकिन आपको लग रहा होगा कि ना जाने हमने कितना कुछ पढ़ लिया, बट जब आप अभी रिवाइज करोगे तो आप देखोगे कि तो वन लाइनर पढ़ी है सीधे सीधे। ठीक है, और बाकी हमने क्या जाना? डाउनलोडिंग क्या होता है, अपलोडिंग क्या होता है, यूआरआई क्या होता है ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम कौन कौन से होते हैं, और वेबसाइट क्या होती है, वेब पेज क्या होता है, कुछ वन लाइनर। तो बताएंगे मुझे यहाँ तक की सभी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई? अगर आ गई हैं तो हम आगे बढ़ते हैं और क्या देखते हैं, हम यहाँ पर कुछ एक बार रिवीजन कर लेते हैं पूरे का। ठीक है, जब सॉफ्टवेयर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब बग के बारे में भी बताएंगे, है ना? जब सॉफ्टवेयर वाला चैप्टर भी बाकी आपको से पढ़ेंगे तो हम आपको बग के बारे में भी बता रहे होंगे। ठीक है, वेरी गुड। ऊपर कमेंट दिखाइए, नीचे 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 नीचे, वैसे हाँ, और ऊपर। सर आपके कितने और बचे हैं टॉपिक? मैं न्यू स्टूडेंट हूँ भाई, शुरू से क्लास देखो अपने आप, जब आप रेगुलर करते चले जाओगे। मैंने एक बीच में क्लास में डिस्कस किया है, 2 से 3 टॉपिक बच रहे हैं, वो मैंने अभी परसों ही क्लास में मैंने सिलेबस डिस्कस किया था, इसलिए कि कितने टॉपिक हमारे बच रहे हैं। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पर क्विक रिवीजन कर लेते हैं, है ना? जिन बच्चों को रिवीजन नहीं करना वो जा सकते हैं, जिन्हें करना है वो रुके रहेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या देखा? यूआरआई यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ये हमारे क्या करता है? ये हमारे पते और नाम को पता करता है। यूआरआई एक समान प्रारूप में फाइल और संसाधन के नाम और स्थान की पहचान करता है। एचटीटीपी क्या है? तो हम कहेंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है, और ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होती है आपकी। इसके बिना आप वेबसाइट को क्या नहीं कर सकते? एक्सेस नहीं कर सकते। एचटीएमएल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेब पेज क्या होता है? तो जब भी हम किसी लिंक पर क्लिक करते हैं, जब भी
हम किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो जो पेज हमारे सामने खुलता है वही क्या होता है, हमारा वेब पेज होता है। वेबसाइट क्या होता है, तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, जो वेब पेजेस का एक समूह होता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम वेबसाइट कहेंगे। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को हम वेबसाइट कहते हैं। वेबसाइट को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, तो वेबसाइट को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को वेब सर्वर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जब दो या दो से अधिक वेब पेज को एक साथ लिंक किया जाता है तो उन वेब पेज के ग्रुप को वेबसाइट कहा जाता है। ठीक है, सभी वेब पेज आपस में क्या होते हैं, लिंक होते हैं। फिर हमने डोमेन नेम सिस्टम के बारे में जाना कि जो डीएनएस होता है ये क्या काम करता है, ये डोमेन नेम का पता लगाने के लिए डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में, आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं और ये आईपी एड्रेस को याद करने योग्य बनाता है। अभी आपको लग रहा होगा कि सर इतना सारा कैसे याद होगा या यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, बट ये जो मैंने लाइन लिखाई है ना, यहाँ से 4-5 सवाल बन सकते हैं और वो जैसे ही आप सवाल को पढ़ोगे अपने आप आपका दिमाग कहेगा कि अरे ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर होगा। इस तरीके से आप एलिमिनेट करके करोगे। ठीक है, डोमेन नेम के बारे में मैंने आपको बताया, फिर कंट्री डोमेन के बारे में बताया, फिर हमने आईएसपी के बारे में जाना, डाउनलोडिंग क्या होता है, अपलोडिंग क्या होता है ये जाना, और फिर हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जाना। तो ये थी आपकी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे आगे की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन इंटरनेट के ही आगे के पार्ट के साथ। अभी क्या बच रहा है इंटरनेट में, तो वेब ब्राउजर क्या होता है आपका, सर्च इंजन क्या होता है, वेब ब्राउजर की शॉर्टकट की क्या क्या होती हैं, साथ में नेटवर्किंग डिवाइसेज आपकी कौन कौन सी होती हैं। तो ये कुछ चीजें बच रही हैं जो आगे के 2 दिन में हो जाएंगी और फिर हम अपने एक नए टॉपिक को उठा रहे होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। लगी है तो टेलीग्राम डॉट ग्रुप में जरूर बताना। बाकी आपको कोई डाउट है, कोई समस्या, कोई परेशानी, देखो अगर टेक्निकल समस्या है, कोई क्लास नहीं चल रही, कोई पीडीएफ नहीं मिल रही, तो टेक्निकल टीम से बात करो। लेकिन कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा, किसी सवाल का आंसर क्या होगा वो समझ नहीं आ रहा, तो वो चीज आप मुझसे पूछो। ठीक है, टेलीग्राम डॉट ग्रुप में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। बताना जरूर टेलीग्राम डॉट ग्रुप में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।